टॉपिक है हमारा मेनली वो है सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर के अंदर टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। ठीक है भाई, लड़कों बात नहीं करो। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स की अगर बात की जाए तो मेनली तौर पर हमारे पास दो तरह के सॉलिड्स ऑब्टेन होते हैं। पहली कैटेगरी है सॉलिड्स की जिसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और दूसरी जो कैटेगरी है सॉलिड्स की उनको हम कहते हैं अमॉर्फस सॉलिड्स। सादा अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो वो सॉलिड्स जिनकी बाकायदा तौर पर प्रॉपर्ली एक शेप मौजूद है, जिस शेप को आप डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो वो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। और आम तौर पर देखने में आपको वो एक प्रॉपर क्रिस्टल की तरह मिलेगा। दूसरा वो सॉलिड जिसकी बाकायदा तौर पर कोई एक शेप आप एक्सप्लेन ना कर सकें, वो पाउडर की तरह, जैसे आपका प्रिकली हीट पाउडर, सही है, या फिर आटा जो आपके घरों पर आता है पाउडर की फॉर्म में, तो वो सॉलिड है लेकिन उसमें कोई क्रिस्टल्स मौजूद नहीं है, इसीलिए वो कौन सा सॉलिड कंसीडर होगा? एमॉर्फस सॉलिड्स। ये आम तौर पर देखकर सॉलिड की पहचान करने की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स दे हैव अ प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप, मतलब माइक्रोस्कोपिकली तौर पर जब आप सॉलिड्स में पार्टिकल्स की रीअरेंजमेंट देखेंगे और उन रीअरेंजमेंट को एक इमेजिनरी लाइंस के जरिए से जब ड्रॉ करेंगे तो उन इमेजिनरी लाइंस को ड्रॉ करने के बाद बाकायदा कोई एक प्रॉपर शेप ड्रॉ हो जाएगी। अब ये इसका मतलब क्या है, देखो मैं फॉर एग्जांपल एक एटम यहाँ पर बनाऊं, एक एटम यहाँ पर, एक एटम यहाँ पर, एक एटम यहाँ पर, उसके बाद एक एटम मैंने यहाँ पर बना दिया, एक एटम मैंने यहाँ पर बना दिया, एक एटम मैंने यहाँ पर, एक एटम यहाँ पर। ये सॉलिड के अंदर आपने माइक्रोस्कोपिकली एटम्स की रीअरेंजमेंट देखी और इन एटम्स को आपस में लाइंस के जरिए से आपने क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। जब इन एटम्स को आप लाइंस के जरिए से कनेक्ट करते हैं तो बाकायदा एक प्रॉपर शेप रेडी हो जाती है। तो किसी भी सॉलिड के अंदर जब एटम्स की पार्टिकुलर अरेंजमेंट मौजूद होगी और उस अरेंजमेंट के दरमियान एटम्स के दरमियान या मॉलिक्यूल्स के दरमियान लाइंस ड्रॉ करने से बाकायदा एक प्रॉपर शेप रेडी हो जाए। अब वो शेप कौन कौन से हो सकते हैं? क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, ट्राइगोनल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। अगर एटम्स की रीअरेंजमेंट इनमें से किसी भी तरह की है, दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। मतलब कोई भी एक सॉलिड आपने उठाया, उसके अंदर एटम्स की जो रीअरेंजमेंट है वो बाकायदा प्रॉपर एक शेप में तैयार हो गई आपके पास, उसको हम कहेंगे कि इसका क्रिस्टल लैटिस है, मतलब इसका शेप इस तरह का है। तो जिस सॉलिड के भी अंदर पार्टिकुलर एटम्स की रीअरेंजमेंट होगी उसके अंदर एक क्रिस्टल लैटिस जनरेट होगा और उस सॉलिड को हम क्या कहेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड। और जिसमें एटम्स की रीअरेंजमेंट हैपेजार्ड मैनर में हो, इधर उधर अरेंज हुए में हो, बिखरे हुए हो एटम्स, कोई पार्टिकुलर शेप ना बने उनका, उनको माइक्रोस्कोपिकली लाइंस के जरिए से जब हम कनेक्ट करवाएं तो कोई प्रॉपर शेप हमें ऑब्टेन नहीं हो रही, तो उन सॉलिड्स को हम क्या कहेंगे? एमॉर्फस सॉलिड। तो ज्योमेट्रिकल शेप से मुराद क्यूबिक शेप, टेट्रागोनल शेप, ऑर्थोरोम्बिक शेप, ट्राइगोनल शेप, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक या ट्राइक्लिनिक शेप। अगर है तो ज्योमेट्रिकल शेप प्रॉपर है, नहीं है तो ज्योमेट्रिकल शेप प्रॉपर नहीं है, वो सॉलिड्स क्या कहलाएंगे? एमॉर्फस सॉलिड्स। जहां पर भी एटम्स की रीअरेंजमेंट फिक्स होती है वहां पर हर डायरेक्शन में इक्वलाइज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है, और उस सॉलिड को कहीं से भी आप जब मेल्ट करने की कोशिश करते हैं, कहीं से भी खरीद कर मेल्ट करने की कोशिश करते हैं, तो इसके नतीजे में क्या होता है बेटा? आपके पास हर तरफ से फोर्सेस की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल सेम है, और फोर्सेस की डिस्ट्रीब्यूशन सेम होने की वजह से उनको जब मेल्ट किया जाता है तो हर तरफ से इक्वल हीट एनर्जी एक सॉलिड को रिक्वायर होती है अपने बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए, और जब वो इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हर तरफ से हीट एनर्जी सेम चाहिए, तो उसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, आप उसको सीधा करके रख के पिघलाने की कोशिश करें, उल्टा रख के पिघलाने की कोशिश करें, दूसरा मार्केट से वही सॉलिड खरीद कर ले आए उसको पिघलाने की कोशिश करें, जब भी वो एटम से बना हुआ या मॉलिक्यूल से बना हुआ आप सॉलिड लेंगे, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू हर डायरेक्शन में सेम और फिक्स होगी, तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? सेम रहता है। किसी भी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड को किसी भी डायरेक्शन में घुमाकर आप पिघलाने की कोशिश करें, बॉयल करने की कोशिश करें,
कभी भी उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट चेंज नहीं होगा, बाकायदा एक फिक्स मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है। उस टेम्परेचर पर आप उस सॉलिड को रखेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि मेल्ट हो रहा है। वो बॉयल हो जाएगा तो हम कहेंगे भाई बॉयल हो रहा है। तो शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, शार्प वैल्यू होती है। जैसे कि अगर किसी भी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट 78.939 है, तो चाहे पाकिस्तान में हो चाहे कहीं पर भी हो, 78.939 ही उसका मेल्टिंग पॉइंट हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। चूंकि आपके पास एमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर एटम्स की रीअरेंजमेंट एक पार्टिकुलर मैनर में, एक डेफिनेट मैनर में नहीं होती, हर तरफ इक्वलाइज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद नहीं है। कई बार फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, कई बार सॉलिड के अंदर एटम्स की रीअरेंजमेंट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, तो हम कहेंगे कि आपके पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो फिक्स नहीं होगा। तो एमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर तो पहले इधर आ जाना चाहिए था ना, अब वहीं बैठो और थोड़ा सा उधर होके बैठो, वरना बार बार तुम उधर करती रहेगी। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एमॉर्फस सॉलिड्स का फिक्स नहीं होता। अब आ जाओ एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी और आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी का मकसद क्या है। आपने भरपूर एक रीजन सुना होगा जो आप लोग क्लास 9 मैट्रिक में सुन के आते हो कि ग्रेफाइट जो है वो पैरेलल टू दी प्लेन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। जैसे लेट सपोज अगर आपकी पेंसिल फॉर एग्जांपल आपने एक वायर उसके यहाँ पर लगाई, एक वायर दूसरे तरफ उसके ब्लैक एरिया जो होता है पेंसिल का वहां आपने लगाया और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, तो दिस इज पैरेलल टू दी प्लेन। और अगर आप इस तरीके से पेंसिल रखें और यहाँ पर वायर लगाएं और दूसरी तरफ से आप ये समझे कि आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, तो इलेक्ट्रिसिटी आपको ऑब्टेन नहीं होगी। क्यों नहीं ऑब्टेन होगी, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर एटम की जब रीअरेंजमेंट फिक्स होती है तो वहां पर लेट सपोज हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को डिस्कस कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स की रीअरेंजमेंट किसी एक डायरेक्शन में फिक्स है। आप उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक वायर को कनेक्ट करेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी आगे पास आउट होगी, वरना इलेक्ट्रिसिटी आगे पास आउट नहीं होगी। इसी तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये भी एक प्रॉपर्टी है आपके पास जिसके लिए बाकायदा आपको सॉलिड की प्रॉपर पोजीशन पता होनी चाहिए और उस पोजीशन पर आप जब वो वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू आपको नजर आएगी, वरना अदरवाइज नजर नहीं आएगी। तो व्हाट इज एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी? एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि सॉलिड अपनी वो प्रॉपर्टीज जो कि किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में शो करते हैं, और वही प्रॉपर्टी जब उनके डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाएगा तो वो प्रॉपर्टी वो कभी भी शो नहीं करेगा। जैसे कि मशहूर है कि आपके पास ग्रेफाइट एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है और ग्रेफाइट पैरेलल टू दी प्लेन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लेकिन जब उसको परपेंडिकुलर रख दोगे, मतलब उसमें प्लेन जो कार्बन की रीअरेंजमेंट है अगर वो परपेंडिकुलर हो जाए और फिर आप इलेक्ट्रिक वायर उसके साथ कनेक्ट करेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को आगे पास आउट होने नहीं देगा, क्योंकि उसके फ्री इलेक्ट्रॉन पैरेलल डायरेक्शन में, अब जब उसको चेंज कर देंगे परपेंडिकुलर कर देंगे तो अब उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होंगे, तो इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं होगी। एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है वो प्रॉपर्टीज जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर उनके किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में आपको नजर आती हो। अगर उस क्रिस्टलाइन सॉलिड की डायरेक्शन को आप जब चेंज करेंगे तो वही प्रॉपर्टी जो अभी आप ऑब्जर्व कर रहे थे अब दोबारा आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। यहाँ पर एटम्स की रीअरेंजमेंट फिक्स है ही नहीं। जैसे लेट सपोज एक एटम का फ्री इलेक्ट्रॉन इस तरफ है, दूसरे का फ्री इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ है, तीसरे का पीछे की तरफ है, इस वाले का आगे की तरफ है, तो हर तरफ फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी को देखते हुए मैं बात कर रहा हूँ कि हर तरफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, कोई एक फिक्स पार्टिकुलर प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है एटम्स की, तो हर तरफ आपको कोई एक प्रॉपर्टी ऑब्जर्व हो जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड आइसोट्रॉपिक। आइसो का मतलब सेम, ट्रॉपस का वर्ड यहाँ से निकला है, ट्रॉपिक का वर्ड निकला है ट्रॉपस से, मतलब प्रॉपर्टीज से, तो हर जानिब एक ही जैसी प्रॉपर्टी आपको नजर आएगी, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर्टीज डायरेक्शनली फिक्स होती है। उस डायरेक्शन में अगर कोई प्रॉपर्टी आपको नजर आ रही है तो उसकी डायरेक्शन को आप चेंज कर देंगे, आपको प्रॉपर्टी वाली ऑब्जर्व नहीं होगी। लास्ट दे हैव द फिक्स्ड क्लीवेज प्लेन। जैसे कि इस क्यूब को अगर मैं कट करूं बिल्कुल सेंटर से इस पॉइंट से, तो ये दो इक्वल पीसेस में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड क्लीवेज प्लेन, मतलब कट करने का जो एक्सिस होता है, दिस इज कॉल्ड क्लीवेज प्लेन। तो इनको जब एक स्पेसिफिक एक्सिस से, जैसे ह्यूमन बीइंग की बात की जाए तो सेंटर से अगर हम बिल्कुल ह्यूमन बीइंग को कट करते हैं तो ये दो इक्वल पीसेस में क्या हो जाएगा, डिवाइड। यहाँ से कट कर दो, यहाँ से कट कर दो, दो इक्वल पीसेस में डिवाइड नहीं होगा। तो जब भी किसी एक ऑब्जेक्ट को कट करने का एक स्पेसिफिक एक्सिस होता है, उसको अगर उस एक्सिस से कट करेंगे तो वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल है। सही, उस ऑब्जेक्ट में सिमेट्री है, मतलब उसमें क्लीवेज प्लेन मौजूद है। क्लीवेज का मतलब होता है कट करना, क्लीवेज प्लेन, प्लेन का वर्ड निकला एक्सिस से, मतलब क्लीवेज एक्सिस मतलब कट करने का एक्सिस, मतलब उसके अंदर कट करने का एक स्पेसिफिक एक्सिस है। अगर उस स्पेसिफिक एक्सिस पर कट करोगे तो ही वो सॉलिड कट होगा, वरना अदरवाइज कट भी नहीं होगा। डायमंड जो आपके पास है उसको कट करने का एक फिक्स एक्सिस है,
अगर उस डायमंड को उस फिक्स एक्सिस से आप कट करते हैं तो वो फिक्स एक्सिस पर कट होगा, अदरवाइज आप उसको किसी और एक्सिस पर कट करने की कोशिश करेंगे तो वो डायमंड कभी भी नहीं ब्रेक डाउन होगा। ये जरूर सुना होगा आपने कि लोहे की हथौड़ी से अगर डायमंड को मारो किसी दूसरी जानिब से वो तो नहीं टूटता। क्यों नहीं टूटता? आप उसको तोड़ने के लिए, मतलब उसको जब आप तोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, टूट कर वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। दो पार्ट्स में डिवाइड होने का मतलब वो कट रहा है किसी एक पार्ट से। ऐसे ही है ना भाई, शार्प नाइफ से किसी ऑब्जेक्ट को कट कर दो या हथौड़ी से मार के दो पीसेस में डिवाइड कर दो तो वो कटा ही है ना एक तरीके से देखा जाए तो डायमंड हर डायरेक्शन में नहीं कटता। डायमंड को कट करने का एक स्पेसिफिक एक्सेस है। क्यों? क्योंकि डायमंड कौन सा सॉलिड है? क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करने का एक स्पेसिफिक एक्सेस होता है। उस एक्सेस पर अगर आप उस ऑब्जेक्ट को कट करते हैं, उस सॉलिड को कट करते हैं तो वो इक्वल पीसेस में डिवाइड होगा, वरना अदरवाइज इक्वल पीसेस में डिवाइड नहीं होगा। एमोर्फस सॉलिड पार्टिकल्स की कोई रीअरेंजमेंट फिक्स ही नहीं है, कहीं से भी आप कट कर दें वो आपके पास पीसेस में डिवाइड हो जाएगा। हो सकता है कि उसको कहीं से भी कट करने पर वो इक्वल पीसेस में डिवाइड हो जाए, हो सकता है वो इक्वल पीसेस में डिवाइड ना भी हो, लेकिन उसके लिए कोई शर्त है ही नहीं, उसको कहीं से भी आप कट कर सकते हैं। यहाँ पर कट करने का एक स्पेसिफिक एक्सिस है। आमतौर पर तो उस एक्सिस पर अगर कट करोगे तो ही कट होगा, वरना वो कैंसिल आउट होगा भी नहीं, मतलब कट करके इक्वल पीसेस में डिवाइड होगा भी। जैसे डायमंड, उसको एक स्पेसिफिक एक्सिस से काटोगे तो कटेगा, वरना अदरवाइज वो नहीं कटता। इन शॉर्ट, सारी की सारी बात पढ़ने के बाद आपको लाइफ टाइम के लिए ये दो बातें ध्यान में रहनी चाहिए कि आपके पास जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, इन तमाम सॉलिड्स के अंदर पार्टिकल्स की रीअरेंजमेंट हमेशा डेफिनेट होती है। डिफाइंड होती है, मतलब आप उसको समझा सकते हैं, बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। जबकि अमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर आपको पार्टिकल्स की रीअरेंजमेंट फिक्स नहीं मिलती। आमतौर पर लोग इसको ऐसे समझाते हैं कि चीनी की तरह, नमक की तरह दिखने वाला जो सॉलिड होगा वो क्रिस्टलाइन है, और आटे की तरह, पाउडर की तरह दिखने वाला सॉलिड जो है वो अमॉर्फस है। लेकिन मैं इसकी मिसाल नहीं देता। क्यों नहीं देता? फॉर एग्जांपल, अभी ये ऑन रिकॉर्ड चल रहा है, आज से 10 साल बाद, 8 साल बाद किसी ने उठा के देखा और उस वक्त कोई ऐसा क्रिस्टलाइन सॉलिड दरियाफ्त हो गया जो पाउडर की शेप का है, तो उस वक्त तो ये ऑब्जेक्शन आ जाएगी। क्या ऑब्जेक्शन आ जाएगी कि सर आपने क्या कहा था कि पाउडर की फॉर्म में जो सॉलिड होता है वो तो क्या होता है, क्रिस्टलाइन, लेकिन सॉरी अमॉर्फस, लेकिन हमारे पास तो पाउडर की शक्ल में ये सॉलिड क्या मिल रहा है आपको, क्रिस्टलाइन मिल रहा है। मतलब अपोजिट बात हो गई। मतलब अगर मैं ये कहता हूं कि अमॉर्फस सारा पाउडर की शक्ल में, हो सकता है आने वाली लाइफ में कोई ऐसा पाउडर फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड आपके पास निकल आए, अभी तक डिस्कवर ना हुआ, हो सकता है इन फ्यूचर हो जाए। जैसे कि फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर लोग प्लाज्मा कंसीडर करते थे, एक और एक फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर डिस्कवर हो गई, दैट इज कॉल्ड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, हाईली हीटेड फॉर्म में जाओ तो प्लाज्मा, हाईली कूल्ड फॉर्म में जाओ तो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब जिन लोगों ने ये कहा द ओनली फॉर्म ऑफ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज प्लाज्मा, वो फंस गए। जिसने ये कहा कि द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज प्लाज्मा, वो बच गए। ओनली नहीं कहना था, तो इसीलिए मैं ओनली नहीं कह रहा कि हमेशा पाउडर फॉर्म में जो पाया जाएगा वो सिर्फ अमॉर्फस होगा। बस अमॉर्फस के अंदर पार्टिकल्स की रीअरेंजमेंट फिक्स नहीं होगी। हो सकता है कि वो ठोस पत्थर की शक्ल में बाकायदा मिल जाए आपको, लेकिन अभी तक ऐसा कोई डिस्कवर नहीं हुआ हमारे पास। ठीक है, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग योर पेपर्स एज वेल एज योर एग्जाम्स और इन फ्यूचर एज वेल। ठीक है।